स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग सेकेंड ईयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर जो निमी क्वेश्चंस हैं, आपके 500 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिल जाएंगे टोटल। एंड ये 500 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या आईटीआई के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन 100% नंबर भी आप ले आ सकते हैं। तो ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद आपको पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरी सीरीज मिलेगी। एंड अप्रॉक्स 20 पार्ट में हम लोग पूरी फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर खत्म करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर लीजिएगा। एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी सभी तरह की जॉब की अपडेट, पढ़ाई की वीडियोज़ भी आपको मिलती रहती हैं। स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर देखेंगे। सिर्फ आंसर देखने से क्या होता है, वो तो रटने जैसा हो जाता है, फिर आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप वहाँ भूल भी सकते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे तो एक क्वेश्चन से कई आंसर आपको निकल के आएंगे। एंड अच्छे से आप एग्जामिनेशन में या जब भी आप तैयारी करेंगे तो इन चीज़ों को आप याद कर पाएंगे। तो टेक स्टडी आईटीआई पे जो भी आपको पढ़ाई की वीडियोज़ मिलेंगे, सिर्फ आंसर रिवीजन की तरह नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर हम यहाँ पर बता के भी फोटोज़ वगैरह के साथ अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए हम रखते हैं, बोनस क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, ड्राइंग से, मैथ से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से या इवन थ्योरी से। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच स्पेसिफाइड फाइल यूज्ड फॉर नैरो वर्क। नैरो वर्क मतलब क्या होता है, संकीर्ण कार्य हो। जैसे एक तो होता है कि आपने कोई ऐसा लिया और यहाँ पे आप हमेशा फाइलिंग कर रहे हो पूरे सरफेस पे, तो ये नैरो नहीं होता, ये वाइड एरिया होती है। नैरो वर्क ये होता है, मान लीजिए इस तरह का कोई एक पीस है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी बनाई गई, अब आपको फाइलिंग यहाँ कहीं करनी हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकीर्ण वर्क बोलते हैं। नैरो काम मतलब इस तरह का काम बोलते हैं। ऐसे केस में जो फाइल यूज़ करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं यहाँ पे पिलर फाइल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पिलर फाइल का। तो पिलर फाइल की आपको हम एक फ़ोटो दिखा देते हैं। पिलर फाइल आपकी क्या होगी, पूरी आप देख रहे हैं ना, पूरी इस तरह से स्ट्रेट होगी। जनरली आप जो फाइल देखते हैं, हैंड फाइल होती है या आपकी रैस्प कट या ऐसी फाइल होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह का शेप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर फाइल कैसी आपकी पूरी ऐसी पतली एंड लंबी होगी एंड सेम शेप होगा इसका, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट्स। अब कैसल नट सुन के आप सोचेंगे क्या होता है, अगर आपने बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ा होगा तो आपको कम समझ में आएगा। स्लॉटेड कैसल नट होता है, कैसल नट कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, जिसमें ऐसे ना स्लॉट्स बने होते हैं। आपके ड्राइंग में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नट में जो है स्लॉट्स बने होते हैं, या ऐसे नट का फोटो आ जाता है एंड पूछा जाता है कौन सा नट है। तो कैसल नट में जो स्लॉट्स बने होते हैं, इसमें जो बोल्ट लगाया जाता है, इसमें आर पार एक होल भी होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पिन अगर लगा देते हैं तो इन स्लॉट्स के थ्रू पिन आर पार हो जाती है। तो इसी को यहाँ पे राइट आंसर है कि स्प्लिट पिन जो होती हैं उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के लिए इसमें स्लॉट्स बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए अगर ये स्लॉट्स ना होते, आप तब अगर पिन लगाते तो क्या होता, पिन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, तो नट अपने आप लूज हो सकता था। अभी क्या होगा, ये पिन यहाँ पे लॉक हो गई, अब ये नट अपने आप लूज नहीं होगा या यहाँ से निकल के गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का आपको नाम बताना है। यहाँ आपको गो दिखेगा, नो गो दिखेगा, इस तरह का आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस लिमिट गेज का आपको नाम बताना है क्या है। प्लेन रिंग गेज है, टेपर प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, या डबल एंडेड प्लग गेज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो बेसिकली ये क्या होता है, किसी जो आपके पाइप होते हैं, किसी का इंटरनल जो डायमीटर होता है किसी होल का, उसे चेक करने के लिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए हम इसको प्रॉपर इसलिए आपके लिए ले आए प्रेजेंटेशन। ये गो मेंबर है, ठीक, ये हैंडल है, ये नॉट गो मेंबर है, ठीक। अब इस तरह से यहाँ पे चेक किया जाता है आगे पीछे करके। अगर वो पूरी तरह से वहाँ पे स्लाइड कर रहा है, आर पार हो रहा है, तो हम उसी को उससे उसका साइज जो है बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, प्लग गेज जो है यूज की जाती है मेजर करने के लिए होल्स या बोर का, एंड ये डिटरमाइन करने के लिए क्या वो स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट या साइज में है या नहीं। अगर वहाँ पे टॉलरेंस ज़्यादा है या कम है तो वो चीज़ इससे क्या होती है, पता चल जाता है, ठीक। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इधर दो ग्राउंड होते हैं, एक होता है गो एंड एक होता है जो है नो गो। जो नो गो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली लार्जर होता है उससे, वो उसमें फिट नहीं होगा बोर में। तो यहाँ पे जो गो इंड है, अगर गो मेंबर आपका उस बोर में चला जाता है तो हम ये मानते हैं जो आपकी लिमिट है, आपको पता है ना लिमिट फिट टॉलरेंस जो होता है, तो जो भी बोर है वो डिजायर्ड लिमिट के अंदर है, ठीक है। एंड नो गो अगर उसमें नहीं जा रहा है तो सही है। अगर नो गो भी इसके अंदर आर पार इस तरह से स्लाइड हो रहा है आगे पीछे, तो हम ये मान लेते हैं जो बोर है हमारा वो ज़्यादा लार्ज है, इसलिए
उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, उसे हमें करेक्ट करना होगा या वो रिजेक्ट हो सकता है पीस, ठीक। तो यहाँ पे ये क्लियरिटी आपको आ गई होगी। जैसे ये बोर है तो इसको मेज़र कर रहे हैं, तो जो गो मेंबर है ये अगर इसमें जा रहा है तो हम ये मानेंगे बोर हमारा डिजायर्ड टॉलरेंस और लिमिट में है। अगर नॉट गो वाला जो मेंबर है ये भी इसमें स्लाइड हो रहा है तो हम ये मान लेंगे कि बोर हमारा जो है वो अपने डिजायर्ड टॉलरेंस से बाहर का बन गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका। प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, इसका यही यूज होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द गेज। अब फिर से गेज आपको दिख रही है, कैसी गेज है उसको बताना है। यहाँ पे रिंग गेज है, प्लग गेज है, टेपर रिंग गेज है या टेपर प्लग गेज है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिंग गेज। कैसी रिंग गेज है, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ आपको थ्रेड नहीं दिखेगी कोई, ठीक है। कुछ कुछ रिंग गेज ऐसी आती है इसमें थ्रेड्स भी बनी होती हैं, जैसे आपको यहाँ हम दिखा दें, ये सब क्या है आपकी रिंग गेज है। इसके अंदर आप देखिए क्या है, इसके अंदर आपको थ्रेड्स भी दिख जाएंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये रिंग गेज है। एंड ये आपकी हो जाएगी थ्रेड रिंग गेज, ठीक है, जिसके अंदर थ्रेड बनी होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आता है, वैसे तो अगर आएगा तो आगे हम जरूर बताएंगे, बट इन चीज़ों को आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स। दो मिलने वाले भाग हैं, उनके बीच अगर हमें गैप की जांच करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए ये शाफ्ट है, इसके ऊपर कोई आपने बियरिंग माउंट की है, बियरिंग का मान लीजिए आपको क्लियरेंस मेजर करना है। बियरिंग आपने देखा होगा, उसमें एक इनर रेस होता है, आउटर रेस होता है, उसके बीच में बॉल या रोलर्स होते हैं। तो इनका भी क्लियरेंस चेक किया जाता है कि इनर रेस आउटर रेस के बीच में जो बॉल है, रोलर्स हैं, उनके बीच में कितना क्लियरेंस है, वो क्लियरेंस डिजायर लिमिट जो है उसके बराबर है या नहीं। अगर वो बढ़ जाता है किसी रीजन से तो आपको आपके इक्विपमेंट में वाइब्रेशन दिखेगा या अनइवन कुछ ऐसी बियर एंड टीयर आपको देखने को मिलेगा, तो उससे पहले आपको बियरिंग वगैरह रिप्लेस करनी होती है। तो जहाँ भी दो मिलने वाले पार्ट हैं उनके बीच में अगर आपको गैप जांचना है एंड उस गैप से चेक करना है कि जितना डिजायर्ड गैप है उतना ही है या ज़्यादा घिस तो नहीं गए बॉल्स या रोलर्स, तो वो सारी चीज़ें आप मेज़र करते हैं फिलर गेज से। इस तरह की गेज होती है फिलर गेज, जिसमें अलग अलग ऐसे पत्तियां बनी होती हैं जिनका अलग अलग साइज होता है, जो उस पर लिखा होता है। पतले से लेके मोटे तक के साइज होते हैं, उनको आप वहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं, जो उसमें इंसर्ट हो जाता है वही उसका वहाँ पे क्लियरेंस निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। वैक्स का, केरोसिन का, सॉल्युबल ऑयल का या कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो स्लिप गेज क्या है, ये बहुत ही प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज कह लीजिए आप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बेसिकली स्लिप गेज का प्रयोग जो है, जैसे आपने देखा होगा ना कि आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसका वजन किया जाता है। दूध लेते हैं लीटर में मेज़र किया जाता है, कोई सामान लेते हैं, सब्जी लेते हैं, अनाज लेते हैं तो वो किलोग्राम में मेज़र किए जाते हैं। तो वो जो किलोग्राम है उसे आप कैसे मानते हैं कि 1 किलोग्राम ही है, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है, हाँ उससे इस चीज़ को मेज़र किया गया उस मटेरियल से जो कि कहीं रखा है लेबोरेटरी में, उसके बराबर इसका वजन इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे है तो 1 किलोग्राम है। इसी तरह से जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो चाहे माइक्रोमीटर हो चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो, उनको जो हमारा किया जाता है कैलिब्रेशन वो स्लिप गेज के थ्रू किया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड ब्लॉक्स होते हैं, उनको मेज़र किया जाता है और अगर उतनी रीडिंग वो दिखाता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट सही हैं। ऐसे स्लिप गेज को हम साफ़ किसी भी मटेरियल से ऐसे नहीं कर सकते। उसे साफ़ करने के लिए आप याद कर लीजिएगा CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के होते हैं स्लिप गेज, आप देख लीजिए ऐसे पतले पतले होते हैं। अगर ये आपस में चिपक जाते हैं, इस तरह से आप सटाते हैं इन्हें, तो इन्हें हम लोग रिंगिंग बोलते हैं, ठीक है। ये कई साइज के आते हैं पूरे बॉक्स में। अब मान लीजिए माइक्रोमीटर है, यहाँ पे स्लिप गेज पे साइज लिखा रहेगा इन दोनों पे जो भी इसके अंदर डाली गई हैं। इन दोनों साइज को हम जोड़ लेंगे और माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़ लेंगे। अगर इन दोनों का जो साइज जोड़ने पे है वही माइक्रोमीटर रीडिंग दिखा रहा है तो हम ये मानेंगे कि ये माइक्रोमीटर सही है। अगर वो नहीं दिखा रहा है तो हम मान लेंगे कि माइक्रोमीटर हमारा धीरे धीरे थ्रेड पे चलता है और सब पे ये क्या हुआ है, ख़राब हो चुका है। तो इसी स्लिप गेज को अगर कभी क्लीन करना हो तो हम लोग CTC यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को। बताइएगा जरूर कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, व्हिच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद यहाँ पे लैपिंग प्लेट को धोना होता है। तो ये एक्चुअल में चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को किस मटेरियल से धोना होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। हिंदी थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है। ऑयल से यानी तेल से, केरोसिन से, कोकोनट ऑयल से, कूलेंट ऑयल से या पेट्रोलियम जेली से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है केरोसिन ऑयल। वैसे तो केरोसिन ऑयल अब मिलता नहीं है, बट ये पुराने क्वेश्चन हैं, इसमें केरोसिन ही ऑप्शन है तो आप केरोसिन लगा सकते हैं।
अब बात करें लैपिंग प्लेट क्या होती है, तो ये होती है आपकी लैपिंग प्लेट। ये एक फाइनल फिनिशिंग होती है किसी प्रोडक्ट की। आपने फाइलिंग कर लिया, आपने होनिंग कर लिया, सब कुछ करने के बाद जो एक फाइनल फिनिशिंग होती है उसको एकदम डिजायर्ड लिमिट टॉलरेंस सभी में लाने के लिए वो लैपिंग प्लेट पे की जाती है। बहुत माइनर यहाँ पे कट होते हैं। लैपिंग पेस्ट होता है जो उस पर रख दिया जाता है और उस पर फिर उस चीज़ को हमें घिसा जाता है। उस लैपिंग पेस्ट में थोड़े थोड़े छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। एंड लैपिंग प्लेट आप देखिए कास्ट आयरन की बनी, साथ में इसमें आपको ऐसे ऐसे स्लॉट्स दिख रहे हैं। इन स्लॉट्स का पर्पज होता है जो लैपिंग पेस्ट है उसको ये होल्ड कर लेते हैं अपने अंदर। तो इसके ऊपर जब आप इस चीज़ को घिसते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लैपिंग पेस्ट ही उनके संपर्क में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये बाकी चीज़ें उसके संपर्क में आ जाएं। ठीक है, तो स्लॉट का पर्पज होता है लैपिंग पेस्ट को होल्ड करना। एंड आप लैपिंग पेस्ट के थ्रू यहाँ लैप करते हैं, फिर लैपिंग प्लेट की जो है उसे केरोसिन ऑयल से साफ़ करते हैं। बट अभी तो केरोसिन ऑयल बंद है, तो मे बी एमटी ऑयल या और किसी चीज़ से इसको आप साफ़ कर सकते हैं जो तारपीन का तेल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। अभी बात आ गई स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, स्लिप गेज पे जंग ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं, लगा देते हैं जिससे उस पर जंग ना लगे। क्योंकि अगर स्लिप गेज मान लीजिए स्टैंडर्ड साइज़ की बनाई गई, सपोज करिए 1 mm की है और इस पर क्या हुआ, जंग लग गया, और जंग बाद में आपने साफ़ किया लगने के बाद, तो इसका साइज हो सकता है 0.99 हो जाए, 1 mm पूरा नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे उस पर, पेट्रोलियम जेली। इस तरह से बॉक्स में आती हैं स्लिप गेज, देख लीजिए अलग अलग साइज़ की, बिगेस्ट भी हैं और स्मॉलेस्ट भी, इतनी छोटी छोटी भी आएंगी, बड़ी बड़ी भी आएंगी, ये लगी होती हैं। इन्हीं से कैलिब्रेशन किया जाता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। अगला क्वेश्चन है व्हाट द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन। इसका आप देखेंगे पीडीएफ में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, मैं इसका बता देता हूँ आपको आंसर। एक विशेष आयाम के लिए आपको स्लिप गेज का जो है निर्माण करना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, पीछे आपने बॉक्स में देखी बहुत तरह की स्लिप गेज रखी गई थी। अब मान लीजिए आपको 2.3 mm, ठीक है, क्या करना है, स्लिप गेज को बिल्टअप करना है। तो हो सकता है एक आपने 2 mm की स्लिप गेज ले ली, अब आपके पास मान लीजिए 0.3 की तो डायरेक्ट होगी नहीं, एक आपने 0.2 की ले ली, इस पर लगा दी, एक आपने 0.1 की ले ली, तो क्या हो गया, 2.3 mm हो गया। तो आपने इस तरह से इसे क्या किया, बिल्टअप कर लिया। और स्लिप गेज ये इतनी चिकनी होती हैं आपस में, इतनी ज़्यादा फिनिश होती हैं, स्मूथ होती हैं, आप इसके साथ जैसे दूसरी रखते हैं ना, इसमें कोई गैप नहीं रखता है, ये आपस में एक दूसरे से ऐसे चिपक जाती हैं। बिना आप इनको ऐसे उठा के भी रखेंगे ना तो ये जल्दी गिरेंगी नहीं, इतनी ज़्यादा ये फिनिश्ड होती हैं। जैसे क्या होता है, आप कोई मटेरियल देखते हैं, उसको अगर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस तरह से आपको उसका सरफेस दिखेगा, भले आप स्मूथ देख रहे हैं। तो इसकी जो सरफेस होती है ना, वो इसमें पीक्स एंड वैलीज जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, इस वजह से इनके पार्टिकल्स आपस में आके जुड़ जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं स्लिप गेज की रिंगिंग। कुछ इस तरह से होता है, दिखा दें आपको। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ हम रिंगिंग शुरू करते हैं, स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। यही होता है इसको बिल्टअप करना। सबसे पहले आप बड़ी वाली लेंगे, मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल दिया 2 mm वाली लिए, इसके ऊपर आप दूसरी रखेंगे, इसके ऊपर आप दूसरी रखेंगे, इस तरह से आप बिल्डअप करेंगे जैसे यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं। रिंगिंग मतलब होता है स्लिप गेजेस का आपस में इस तरह से चिपक जाना। ठीक है, इसे आप ऐसे हटा भी नहीं सकते, फिर इसे आप ऐसे धक्का देंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, तब ये आके यहाँ पे चिपक जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का आपको नाम बताना है क्या है। तो इस गेज का नाम क्या है, प्लेन स्नैप गेज है, थ्रेड स्नैप गेज है, थ्रेड पिच गेज है, या एडजस्टेबल स्नैप गेज है। तो ये आपकी ना एडजस्टेबल स्नैप गेज है। क्या है, एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच फिनिशिंग प्रोसेस हैव अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी, डायमेंशनल मतलब होता है उसकी जो भी डायमेंशन दी गई है, जो भी उसकी माप दी गई है, वो सबसे हाई डिग्री की होगी। फाइलिंग तो बिल्कुल ज़्यादा हाई डिग्री नहीं रहेगी, टर्निंग भी, ग्राइंडिंग भी, जो लैपिंग है पीछे हमने बात भी की थी, ये सबसे ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलेगा। एकदम डायमेंशनल एक्यूरेसी को माइक्रोन में भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। किस अपघर्षक, एक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातु के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिना। ये फ्यूज्ड एल्यूमिना पाउडर होता है, इसे लैपिंग पेस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं लैपिंग प्लेट के ऊपर, एंड उसी पे हम किसी मेटल को घिस के क्या करते हैं, फाइनल फिनिशिंग देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ अ लैपिंग प्लेट।
लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? हमने पीछे भी आपको आंसर बता दिया था कि जो आपने एब्रेसिव यूज किया है उसे उस पर रिटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, अगर वो चिकनी बना दी जाएगी तो अपनी जगह से बार बार वो हट जाया करेगा, आपकी लैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। पता लगा पेस्ट के ऊपर लैपिंग करने की जगह आप किसके ऊपर लैपिंग घिस दिए, जो कास्ट आयरन की मेटल्स हैं उसके ऊपर आपने घिस दिया और लैपिंग पेस्ट यहाँ से सरक गया कहीं और। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिससे इसी ग्रुप्स में क्या हो, लैपिंग पेस्ट हमेशा रिटेन रहे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा है कि ये सरफेस हार्डनिंग करने की कौन सी विधि है? नाइट्राइडिंग है, पैक कार्बोराइजिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है? तो इसे हम लोग कहते हैं पैक कार्बोराइजिंग। एक पैक बक्से में इस तरह से इसके अंदर कोल वगैरह आपका जो है चारकोल वगैरह भरा होता है और नीचे से ऊपर से कहीं से भी इसे हीट करके इसमें कार्बोराइजिंग का प्रोसेस आपका जो है किया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, हीट इसे दी जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं चारकोल वगैरह सब भरा रहेगा, इसके बीच में जिसकी करनी है कार्बोराइजिंग उसे रख दिया जाता है उस मटेरियल को दबा के इसके बीच में, एंड फिर हीट दी जाती है और एक सर्टेन टाइम बाद कार्बोराइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर खोल के उसे निकाल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये एक सरफेस हार्डनिंग का यहाँ पे मेथड है। अब इसको आपको बताना है कि सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है। ये नाइट्राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है या इंडक्शन हार्डनिंग है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये इस तरह की यहाँ पे फ्लेम भी निकल रही हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लेम हार्डनिंग। ये रोटेट होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन्ड स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 फॉलोड बाई कूलिंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, आप जानते हैं ऊष्मा उपचार जिसे कहते हैं, रीहीटिंग, या क्या कह रहा है, रीहीटिंग द हार्डन्ड स्टील। स्टील को आपने हार्डनिंग कर ली है, उसे आपने 400 से नीचे तक हीट किया एंड बाद में आपने उसे ठंडा कर दिया, ठंडा होने दिया उसे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेम्परिंग। क्या कहते हैं? टेम्परिंग। 400 से नीचे तक हमने गर्म किया एंड फिर उसे कूल होने दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं टेम्परिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरीड आउट इन द स्टील। स्टील में टेम्परिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अगला क्वेश्चन आने वाला था इसलिए हमने वहाँ इसे नहीं डिस्कस किया। तो टेम्परिंग प्रोसेस करने का पर्पज ये होता है कि जो भी स्ट्रेस वहाँ पे, मतलब हार्डनेस और टफनेस आपको क्या करनी है, उसकी रेगुलेट करनी है। क्या करनी है? रेगुलेट करनी। मान लीजिए कोई ये मटेरियल है, रेगुलेट करना बेसिकली क्या होता है, इसकी हार्डनेस एंड टफनेस को इम्प्रूव करना। मान लीजिए मटेरियल में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कहीं वो ज़्यादा हार्ड हो कहीं कम हार्ड हो, तो उसमें क्या होगी, उसकी हार्डनेस और टफनेस पूरी क्या हो जाएगी, टेम्परिंग प्रोसेस से रेगुलेट हो जाएगी, सब जगह बराबर बराबर हो जाएगी, वो मटेरियल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ अनीलिंग इन स्टील। एनीलिंग प्रोसेस का उद्देश्य क्या है स्टील में? टू ऐड कटिंग एबिलिटी, यानी काटने की क्षमता या जोड़ने के लिए, काटने की क्षमता, जोड़ने मतलब होता है बेसिकली बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, घिसने का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। या टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। स्टील की इंटरनल स्ट्रेसेस को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एनीलिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, अनीलिंग प्रोसेस करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द की। इस की का आपको नाम बताना है कि क्या है ये। संक की है, फेदर की है, फ्लैट सैडल की है या हॉलो सैडल की है। तो ये है आपकी यहाँ पे फेदर की। क्या है? फेदर की है, पंख जैसा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ की का उद्देश्य क्या होता है? तो की का उद्देश्य, ये की वाली की नहीं कह सकते, इसे है तो वही वाला कुंजी। फिलहाल जो ताले में आप लगाते हैं किस लिए लगाते हैं? लॉक करने के लिए। तो वैसे ही इस की का भी पर्पज होता है, लेकिन इसका पर्पज यहाँ लॉक करना तो है, लेकिन लॉक करने के साथ साथ क्या पर्पज और सॉल्व करती है उसके बारे में बात करें तो इसका काम होता है टू ट्रांसमिट टॉर्क। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई ये साफ्ट है, ठीक, इस साफ्ट के ऊपर आपने क्या लगा दिया? एक पुली लगा दिया। क्या लगा दिया? पुली आपने लगा दी इसके ऊपर। अब अगर इस साफ्ट के ऊपर आपने पुली लगाई और इस पुली के बीच में आपने कुछ और नहीं लगाया, साफ्ट भी चिकना है, पुली का जो सरफेस है वो भी है, तो इसमें क्या होगी? स्लिप होगी। मतलब पूरा टार्क जो आप साफ्ट मान लीजिए किसी मोटर से कनेक्ट है, वो पूरा टार्क पुली को नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, या पुली जहाँ भी पट्टे से या किसी चीज़ से ट्रांसमिट होना है टार्क, वो पूरा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। हो सकता है इस पर गियर लगा हो तो उसमें भी स्लिप हो सकती है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा स्लिप आपकी मतलब ज़्यादा हो सकती है इसमें। तो यहाँ राइट आंसर क्या है कि टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए। अब इस तरह से ये साफ्ट है, मान लीजिए इस पर एक कीवे कटा होगा आधा पोर्शन और आधा आपका यहाँ कटा हुआ है।
अब ये इसके ऊपर लगा और बीच में एक की लग गई, तो अब क्या होगा, आधा यहाँ आधा यहाँ, जब की इसमें फंस गई तो अब आपका टॉर्क ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होगा एंड की उस स्लिप को भी रोकेगी जो स्लिप यहाँ पे हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर। जो टेपर की होती हैं, टेपर, उनमें जो की वे टेपर होता है वो कितना रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 1:100। कितना रखा जाता है, 1:100। कुछ इस तरह की आपको की दिखेगी, ऊपर ये इस तरह से इसकी मोटाई जो होगी यहाँ से बढ़ती जाएगी, ठीक है, थिकनेस। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द की। इस की का आपको नाम बताना है, क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखी थी, इस की का नाम है टेपर संक की। क्या है, टेपर संक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मेटल स्क्रूज यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल। कठोर या भंगुर सामग्री पर स्वतः टैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड काटते हैं। किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी हैं, तो कुछ स्क्रू ऐसे आते हैं कि उन्हें आप जब मेटल में यूज़ करना शुरू करेंगे कसना, तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, उसमें चूड़ियाँ अपने आप काट लेते हैं अपने बराबर की, तो उसी को हम लोग कहते हैं थ्रेड कटिंग स्क्रू। क्या कहते हैं, थ्रेड कटिंग मेटल स्क्रू या थ्रेड कटिंग स्क्रू। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है, इन कोच बिल्डिंग वर्क यानी कोच निर्माण, जो रेलवे के कोच होते हैं उसमें, हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क, भारी क्षमता वाले असेंबली कार्यों में, लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंज, ढीला और कसना, बिना रेंज के बिना हम ढीला और टाइट कर सकें उसे, या प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस, सजावटी अपीयरेंस प्रदान करना। तो विंग नट मतलब क्या होता है, पंखा जैसा नट, उसमें पंख बने होते हैं जैसे चिड़िया के पंख होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा आपको एग्जांपल समझाने के लिए हमने इसलिए हेक्सा यूज़ किया कि अगर आप फिटर से ITI कर रहे हैं आपने हेक्सा तो ज़रूर यूज़ की होगी। यहाँ पे आप विंग नट देख सकते हैं, इसे बिना रेंच के आप हाथ से ही टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, जिससे आप ब्लेड को निकाल या लगा सकते हैं, प्लस ब्लेड में जो टेंशन होता है उसे आप डिजायर्ड टेंशन दे सकते हैं इस विंग नट की वजह से, ठीक है। कई बार ड्राइंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विंग नट इस तरह से बना के कि ये कौन सा नट है, तो विंग नट आप आसान तरह से वहाँ बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है, क्या है, पिच गेज है, एंगल गेज है, फिलर गेज है या रेडियस गेज है। देखिए ये पत्तियाँ, ऐसे पत्तियाँ देख के ना आप लोग इस पर फिलर गेज पे मत जाइएगा, ये बेसिकली आपका रेडियस गेज है। यहाँ पे एक दूसरा फिगर हम आपको दिखा दें, ये है, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस है ना वो आप मेज़र कर सकते हैं, इस तरह का यहाँ देखें ना अलग अलग रेडियस बना होता है, जैसे आप लोग कोई सर्कल है कुछ है तो उसका भी एक रेडियस होता है ना, क्या रेडियस है और क्या है, कोई आर्क है, मान लीजिए इस तरह का कोई मटेरियल है प्लस इस तरह का उसमें कोई कोना है, इस चीज़ को कैसे आप मेज़र कर पाएंगे, वो इस रेडियस गेज से, या वेल्डिंग जॉइंट है उसकी बीड है उसका क्या है, ठीक है, कनकेव है, कन्वेक्स है, क्या है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं इस रेडियस गेज की सहायता से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 25 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा। अब आती है आपकी बारी, ये क्वेश्चन हमने आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर से उठाया है, इसे आपको बताना है। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर शुरू करने को और भी कुछ कहा जाता है, वो क्या है, रनिंग, स्कैनिंग, बूटिंग या ऑपरेटिंग। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए अभी भी नहीं जुड़े हमारे साथ तो प्लीज़ टेक स्टडी ITI को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब की, अप्रेंटिसशिप की एंड उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनसे रिलेटेड अपडेट भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।